गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। आज मैं आया हुआ हूँ गया के केंद्रीय विद्यालय में। केमिस्ट्री के टीचर हैं मिटारिया सर। ये आपको बताएंगे केमिस्ट्री आप किस तरह से प्रिपेयर करें, एग्जाम रूम में आप किस तरह से अपने पेपर को सॉल्व करें, और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। बात करते हैं सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th क्लास का, उसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट अब तक जो पढ़ाई किए जी। शुरू से लेके आज तक, तो वो अपने आप को एक बार थॉरोली चेक कर लें कि केमिस्ट्री में वैसे 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। जी। तो कई माने जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो सभी सेक्शन में बराबर अधिकार या कमांड रखते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके लिए ऑर्गेनिक सेक्शन टफ या डिफ़िकल्ट दिखता है। कुछ बच्चे हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट में कमज़ोर हो जाते हैं। जी। अब जो समय बचा है, इसमें बच्चे चैप्टर वाइज देख लें कि उन्होंने जो पढ़ा है, उसमें कौन-कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस कुछ दिन के जो बोर्ड पेपर्स है, उससे खास करके कुछ पोर्शन जो डिलीटेड हो गया है, उसको हटाकर बचे चैप्टर में वो अपना कितना पढ़े हैं, कितनी तैयारी है, उसको एक बार थॉरोली चेक कर जाए। हुँ, हुँ। और जो कंटेंट है, जो पूछने वाले क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी है, उसके आधार पर पूरे चैप्टर को 3 कैटेगरी में बाँट दें। हुँ, हुँ। जिस क्वेश्चन को या जिस थीम को पढ़ने पर उनको लगता है कि हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसको इम्पोर्टेंट रिमार्क दे दें। कुछ वैसा भी क्वेश्चन और कंटेंट है जिसको एक बार पढ़ने पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर 1-2 बार रिवाइज कर लिए तो वो फिर उस पर कमांड कर सकते हैं, उसको वेरी इम्पोर्टेंट सेगमेंट में डाल दें। अब रही बात कि जिस क्वेश्चन के आने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जी। जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में आपका नोमेनक्लेचर है, डिस्टिंक्शन है, कन्वर्जन है, नेम रिएक्शन है, उसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। टॉपिक हेडिंग नेम रिएक्शन कुछ है और एग्जाम्पल किसी का दे दिए। हुँ। तो जिसमें कमांड है कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उसमें डाउट लगा है, उसको वी कर दें। वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब उसको 2 दिन 3 दिन पर एक बार रिवाइज़ करना। रिवाइज करते रहे। पूरे प्रत्येक चैप्टर में वैसा सेक्शन, वैसा पार्ट जो उनके समझ में आज तक नहीं आया, हुँ, हुँ। उसमें एक रिमार्क लगा दें, नॉट इम्पोर्टेंट, और उस पर समय बर्बाद न करें, क्योंकि वो समय भी खाएगा, हुँ, हुँ। उनका जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को कम करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने आप को समझा लें कि ये नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछ भी देगा तो उनसे नहीं नहीं लिखाएगा। बन पाएगा। तो इसलिए उस पर समय बर्बाद न करें। हुँ, हुँ। और रही बात एग्जामिनेशन हॉल की, तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में या उससे पहले जो 10-5 मिनट मिलता है, वहाँ पर कुछ और रिवाइज करने की कोशिश न करें। कुछ लोग है कि माने बुक नोट्स लेके जाते हैं पढ़ते रहते हैं। और बैठ के पढ़ते रहते हैं, उससे और कन्फ्यूजन बढ़ता है। हुँ, हुँ। घर से निकलें, उस समय शांत दिमाग से अपने आप को ढाढ़स दें कि जितना हम पढ़े हैं वो पर्याप्त है, हुँ। और हम मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे। शांत मन से एग्जाम में बैठें,
थोड़ा अकबकाहट होता है, 2-4 बार गहरी सांस लें, अगल-बगल के दोस्तों से अगर हो तो हल्का बात करके अपने आप को हल्का करें। और जब क्वेश्चन मिल जाए तब माने 2 सिस्टम होता है, या तो 1 नंबर से शुरू करके अंतिम नंबर तक जाए, या अंतिम से शुरू करके 1 पर आए। मतलब अगर लिखने का सीक्वेंस 1, 2, 3 से लेकर 36 है, वो भी बढ़िया माना जाता है। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि लास्ट वाला, चूँकि ज़्यादा मार्क्स होता है उसमें रहता है, उसको वो पहले करना चाहते हैं, और कम मार्क्स वाला चूँकि हल्का है, ऑब्जेक्टिव है, उसको लास्ट में करते हैं। तो वो भी ठीक है, लेकिन रैंडम लिखने से परहेज करें। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किए, फिर 7 किए, फिर 14 किए, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 8 कर रहे हैं, तो रैंडम ना करें, उससे एग्जामिनर के पास गलत मैसेज जाता है। और सीक्वेंस में हो तो बेहतर है। जो भी आंसर करें उसमें 3 बात का ख्याल रखें। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, सिस्टेमेटिक एंड सफिशिएंट। कोई भी आंसर करें तो जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में विशेष जान रहे हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज डाल दिए, उससे कोई माने फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर चिढ़ गया तो काट भी सकता। वैसा क्वेश्चन जिसमें मान लीजिए एप्लीकेशन पूछा है, यूज पूछा है, या जो जो क्वेश्चन कई स्टेप्स में है, उसको कोशिश करें कि नंबरिंग देकर 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग देकर अलग अलग लिखें, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि इतना पॉइंट इसमें मेंशन किया है। उसको पैराग्राफ राइटिंग न करें, उससे जांचने वाले को चिढ़ होती है। और एक चीज़ कि किसी आंसर में अगर वैसा कोई टर्म है जिस पर पूरा आंसर बेस्ड है, जैसे मान लीजिए किसी आंसर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड है, कोई आंसर में डी ट्रांजिशन पर बेस्ड है, तो उस टर्म को ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को पहले नज़र आ जाए। और अगर हो सके समय है तो उसको अंडरलाइन कर दें उस टर्म को, ताकि माने एग्जामिने का 2 पर्पस है। पहला कि जो हम लिख रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, वो साफ सुथरा हो और कंफ्यूजिंग न है। दूसरी चीज़, एग्जामिनर चूँकि नहीं जान रहा है कि किसकी कॉपी है, वो आपका लिखावट, आपका सीक्वेंस, आपका काम ही आपका परिचय देगा उसके पास। तो ऐसा काम करना चाहिए कि एग्जामिनर को इवैल्यूएट करने में किसी ढंग का इरिटेशन ना हो। अगर वैसा है, जैसे कटिंग, ओवर राइटिंग, एब्सर्ड नंबरिंग, रैंडम क्वेश्चन आंसर, ये सब से वो इरिटेट होता। और अगर आपका सिस्टेमेटिक लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग अच्छा है, ज़्यादा ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं है, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि शुरू में आपका अगर 2-4 क्वेश्चन से वो इम्प्रेस्ड हो गया, तो बाकी में अगर आपका नॉमिनल मिस्टेक भी है तो उसको नज़रअंदाज करता है। तो आप जो काम किए, जो आप लिखे, जो मेहनत किए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है वहाँ पर। तो सर ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में जनरली जो फॉर्मूले होते हैं या फिर जो सूत्र होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है या फिर ऑक्सीजन का अलग है, तो उसमें जो माइनर मिस्टेक्स जो होते हैं
उस पे भी बच्चों को ध्यान रखना है? नहीं, 12 में वैसा मिस्टेक होने का चांस कम होता। 12 आते-आते बच्चे फार्मूला लिखना, किस सिंबल को कैपिटल में लिखना है, किसको शॉर्ट में लिखना है, जी। किसमें कितना कोएफिशिएंट डालना है, ये सब बच्चे जान जाते हैं। हुँ। तो इसलिए इसमें उतनी गलती नहीं। हाँ, एरोमेटिक डायग्राम में कभी-कभी बेंजीन रिंग बनाते हैं और अंदर बॉन्ड देना छोड़ देते हैं, हुँ, हुँ। तो बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। ये सब पर थोड़ा तो सर ये जो डायग्राम है वो नीटनेस पे कितना ध्यान देना चाहिए बच्चों को? नहीं, डायग्राम से मतलब है कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी पूछा है, हुँ, हुँ। लेकिन डायग्राम बनाने से अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, हम उसको ज़्यादा मतलब एक ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ सकता है, हुँ, हुँ। तो वहाँ डायग्राम पूछे न पूछे बनाना है। तो ये जो है ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो डायग्राम जो देना बनाएंगे स्टूडेंट वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस में बनाना है जैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं तो वो मार्क्स के अनुसार डायग्राम बनाएंगे या फिर हर एक क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में तो डायग्राम नहीं रहता। जैसे कभी कभी कम मार्क्स में भी है लेकिन उसमें ऐसा बच्चों को लगता है कि वहां पे डायग्राम होना चाहिए तो वो मैंडेटरी चीज है या फिर उसको मैंडेटरी नहीं है, वो एक स्टाइल हो गया। अपने आंसर को एक्सप्रेस करने का वो एक बेहतर तरीका है। अगर उस ढंग से हम अपना आंसर लिख रहे हैं ताकि किसी एंगल से एग्जामिनर उसको नंबर नहीं काट नहीं सके तो बेहतर होता है। वैसे अभी जो आया है उसमें 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और देना है। बाकी जो आपका 2-3 मार्क्स का है उसमें आप अगर डायग्राम खोज रहा है तो दे सकते हैं। अच्छा तो सर ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है उसमें अगर सेगमेंट में डिवाइड किया जाए तो 1.5 आवर्स का 2 सेगमेंट बनता है तो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ हाफ को स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे मैनेज करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को वो कैसे मैनेज करें एग्जाम में वो सेगमेंट 2 का नहीं है, जी 3 का है। 1 आवर का मतलब शुरू में जो हम लिखे जी लास्ट में एटलीस्ट 15 मिनट्स सेव करके चलना है, इसलिए ताकि जो हम लिखे उसको एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर सके। जी रीचेक कई बार होता है कि हड़बड़ में हम लिखते गए और कोई पॉइंट मिस कर गए, दिमाग में था सोच रहे थे लेकिन लिख नहीं पाए। जी जब उसको रीचेक करते हैं या रिवाइज करते हैं और वो गलती अगर मिल जाती है तो फिर जो नंबर कटना था वो बच जाएगा। तो इसलिए दो नहीं 3 सेगमेंट में रखिए। लास्ट वाला जो 15 मिनट है उसको इम्पोर्टेंट सेगमेंट मान के चलें जो रिवीजन के लिए है। सर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेस में रहते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई को लेके या फिर उनके जो मार्क्स क्या आएंगे उस चीज़ को लेके तो पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो लास्ट में बच्चों पे ही आता है तो इससे पेरेंट्स को आप इस स्ट्रेस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे तो आज के डेट में पेरेंट इसलिए स्ट्रेस में नहीं रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा करेगा। जी बहुतों का ये स्ट्रेस रहता है कि पड़ोस वाले का बच्चा इससे बेहतर कर लेगा, वो स्ट्रेस ज़्यादा है। कभी भी गलती से भी अपने बच्चे का कंपैरिजन बगल वाले बच्चों से मत कीजिए। आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, आप जो उसको फैसिलिटी मुहैया कराए हैं। बहुत पेरेंट हैं
जिनके पास सफिशिएंट कमरा है तो एक कमरा दे देते हैं बच्चे को, तैयारी करो बैठ के, पढ़ो लिखो, स्टडी रूम बन गया उसका। वैसे भी पेरेंट हैं जिनके यहाँ 2 ही कमरा है, 4 फैमिली है, माने 4 मेंबर हैं, तो उनके पास मजबूरी है कि वही बेडरूम भी है और वही स्टडी रूम भी है। तो इस दौरान, एग्ज़ाम के दौरान कोशिश करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अकेले बैठ के रिवीजन करे। अगर एक ही कमरा है तो उसका माने उस उतने समय के लिए जब तक बोर्ड एग्ज़ाम होता है, कोशिश कीजिए कि उसको एक सेपरेट कमरा मिले। लेकिन आप वॉच कीजिए कि आपका बच्चा रिवाइज कर रहा है, या ऐसा भी होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते सो रहा हो या नींद आ रही हो, तो उसमें पेरेंट उसको मतलब सहारा दें कि अब तुम थक गया है, सो जाओ, कल सवेरे उठ के शुरू कर देना। जी। ऐसा कभी उसको प्रेशराइज न करें कि अभी 10 ही बजा है, तुम सोने जा रहा है। या कोई बच्चा मान लीजिए 12-1 बजे तक पढ़ा और गार्जियन सुबह 5 बजे से ही उसको हिलाए जा रहे हैं कि सुबह हो गया, अभी तक सोया है। इस दौरान आपको सिर्फ देखना है कि मेरा बच्चा ढंग से बैठकर कितनी देर तक पढ़ाई कर सकता है। अगर उसको थकान लगे या नींद आए तो उसमें कभी उसको प्रेशराइज मत कीजिए। परीक्षा के दौरान कभी मत पूछिए कि कितना नंबर आएगा, ये आप पूछिए कि कैसा रहा। और ये गलती से भी मत पूछे कि उसका कैसा रहा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें एक निगेटिव भाव उत्पन्न होता है, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चा अगर एक पेपर दे के आया, सिर्फ आप पूछ लीजिए कैसा रहा। अच्छा, अगर वो कहा कि सो रहा, उतना अच्छा नहीं रहा, तब भी उसको आप ढाढ़स दीजिए कि अच्छा अगला पेपर बढ़िया करो, कोई बात नहीं है, अगले सब्जेक्ट की तैयारी करो। बीच में उसको माने प्रेशराइज मत कीजिए कि मिला के देखो कितना नंबर आएगा। और बच्चा को भी चाहिए कि एग्ज़ाम दे, उसके बाद क्वेश्चन रख दे। हाँ, जब सब पेपर दे ले तब एक बार भले अपने आप को एस्टिमेट कर सकता है कि कौन सा पेपर कैसा रहा, किसमें कितना नंबर आ सकता है। मुख्य रूप से यही। धन्यवाद सर। ये हमारे मेटेरिया सर थे जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं 12th क्लास में। बने रहिए मेरे चैनल गया सृजन में। अगली बार फिर से मिलेंगे आपके साथ में किसी दूसरे वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद।